नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह AGIS में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जिस टॉपिक की बात करने के लिए जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपने बहुत सुना होगा इसके बारे में और उसका नाम है GT रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। अभी तक आपने सुना होगा कि 1839 में लॉर्ड ऑकलैंड नाम के एक गवर्नर जनरल ने GT रोड का निर्माण कराया। एक्चुअल में इसने दिल्ली से लेके कलकत्ता तक इस रोड को पक्का करवाया और इस रोड का नाम बदला, क्योंकि इसे इससे पहले कहते थे शेर शाह सूरी मार्ग। तो जो GT रोड है NH-19 सड़क आजम या बादशाही सड़क जिसे हम कहते हैं, ये सड़क काफ़ी पुरानी है और इसकी शुरुआत से लेके एंड तक की बात को आज हम बताएंगे आपको। ठीक है, बात है उत्तर वैदिक काल के बाद की। गॉर्डन चाइल्ड अपनी किताब द अर्बन रिवॉल्यूशन में बताते हैं, ये तो मॉडर्न हिस्ट्री का एविडेंस है, बाकी अगर एंशिएंट हिस्ट्री की बात की जाए तो एक बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, जिसमें इसे उत्तरापथ के नाम से बताया गया है। ये सड़क इतनी पुरानी थी कि बल्ख और बैक्ट्रिया से काबुल के बाद हिंदकुश और हिमालय पर्वत के बीच में एक पास है, एक दर्रा है खैबर पास, उससे होते हुए तक्षशिला से लाहौर से इंद्रप्रस्थ, दिल्ली के बाद काशी होते हुए पटना होते हुए ये जो बंगाल है उसके ताम्रलिप्ति नाम के बंदरगाह तक जाती थी। इसे उस समय उत्तरापथ कहते थे। इस उत्तरापथ का प्रयोग ज़्यादातर घोड़े व्यापार के लिए किया जाता था, हॉर्स ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि कंबोज के घोड़े उस समय सबसे अधिक प्रचलित थे और सबसे अच्छे घोड़े होते थे पूरे विश्व में, ये समझिए। तो घोड़ा व्यापार के लिए या घोड़ों को लाने ले जाने के लिए इसका प्रयोग अधिक किया जाता था। उत्तर वैदिक काल के बाद की बात है, तो इसे हम महाजनपद काल के टाइम पीरियड की बात समझते हैं। लगभग 600 ईसा पूर्व में 600 BCE की बात है ये। तो इसका पहला वर्णन हमें उसी समय मिलता है अंगुत्तर निकाय में। इसके बाद जब मौर्य वंश आता है तो चंद्रगुप्त मौर्य भी इसका पुनर्निर्माण कराते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य इसका निर्माण कराते हैं। इसका एविडेंस हमें चाणक्य की किताब अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की बुक इंडिका में मिलता है कि किस तरीके से व्यापार को और अच्छा बनाने के लिए तथा गुप्तचरों की जानकारी लेने के लिए और ट्रांसपोर्टेशन को अच्छा बनाने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने इस सड़क का पुनर्निर्माण करवाया है, इसकी मरम्मत कराई। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद, मतलब ये 3री शताब्दी ईसा पूर्व की बात है लगभग। इसके बाद कुषाण वंश के राजा कनिष्क के टाइम पर भी इसका वर्णन मिलता है, क्योंकि जो सिल्क रूट था जिसे रेशम मार्ग कहते थे, ये रेशम मार्ग यहीं से होकर जाता था और उत्तरापथ रेशम मार्ग का ही एक पार्ट था और कनिष्क ने इस पर कब्जा करके रखा था और यहाँ से टैक्स वसूल करता था वो। कनिष्क के बाद आता है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने इस सड़क पर सबसे अधिक काम किया। उस समय की किताब है वाक़ियात-ए-मुस्तकी। इस किताब में हमें ये जानकारी मिलती है कि शेरशाह सूरी ने हर 8 कदम पर इस सड़क के उत्तरापथ के किनारे पेड़ लगवाए, जगह जगह पर कुएं खुदवाए तथा सराएं बनवाई, ताकि व्यापारी अगर इस रोड से गुजरें तो उन्हें धूप न लगे। पानी की व्यवस्था करवाई, कुएं खुदवाए और थक जाएं तो सरायों में रुक सके। हकीकत तो ये है कि क्या ये उसने सामाजिक सेवा के लिए किया था? तो नहीं, इसमें उसका अपना लालच था। पहली बात तो ये कि अगर मार्ग अच्छा होगा तो व्यापारियों की संख्या अधिक होगी और अधिक व्यापारी यहाँ आएंगे, जिससे उसे टैक्स मिलेगा। दूसरी बात कि फरमान को एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से और कम समय में भेजा जा सकेगा। उसका तीसरा फायदा देखा जाए तो वो ये था कि उसने GT रोड के द्वारा, मतलब शेरशाह सूरी मार्ग के द्वारा, और इस छोटे छोटे कस्बों को भी, छोटे छोटे शहरों को भी जोड़ दिया, जिससे उसकी पहुंच आसानी से सभी जगह पहुंच सकती थी और उसकी पकड़ मजबूत हो गई साम्राज्य में। तीव्र बुद्धि का तो था ही, तभी उसने हुमायूं को यहाँ से भगाकर सिंध जाने के लिए, पर्शिया जाने के लिए विवश कर दिया था और उसने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था। शेरशाह सूरी
ने इसका नाम शेरशाह सूरी मार्ग रखा और शेरशाह सूरी के बाद 1839 में 1839 में एक गवर्नर जनरल होते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड ऑकलैंड, वो इसे पक्का करवाते हैं और वो इसका नाम बदल कर देते हैं ग्रांड ट्रंक रोड, जिसे आज जीटी रोड के नाम से जाना जाता है। इसका नाम सड़क ए आजम या बादशाही सड़क भी है। तो किस तरीके से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से और 19वीं शताब्दी तक इसकी जानकारी हमें मिलती है। मैं आपको बता देता हूँ कि ये शाही फारसी सड़क हुआ करती थी और उसे देखकर शायद बनाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम की ये बात समझ में आती है। बाकी ये है कि शाही जो फारसी सड़क थी वो भी इससे जुड़ी हुई थी और ये रास्ता आगे चलकर इतना बड़ा हो गया कि ये म्यांमार के रंगून, मलेशिया से लेकर और इटली के वेनिस तक स्थल मार्ग को जोड़ता था। अगर मैं रंगून से लेकर चलूँ तो रंगून से म्यांमार से ताम्रलिप्ति जो बंगाल में है, इसके बाद पाटलिपुत्र, मैं मुख्य शहरों के नाम लूँगा, पाटलिपुत्र से फिर काशी, दिल्ली, एक रास्ता इसका मथुरा और कन्नौज से होकर भी गुजरता था, मैं आपको बता देता हूँ। तो फिर वहाँ से लाहौर, तक्षशिला, तक्षशिला के बाद काबुल, काबुल के बाद काबुल अफगानिस्तान में था और तक्षशिला और काबुल के बीच में खैबर पास पड़ता था जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे आज खैबर दर्रा कहते हैं, गोमल दर्रे के नाम से भी प्रसिद्ध है ये। तो इस तरीके से ये अफगानिस्तान तक, फिर ईरान के बेबीलोन, इराक का बगदाद, सीरिया का दमिश्कस, टर्की का बोड्रम और इस्तांबुल, जिसे कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से जाना जाता था प्राचीन समय में, एंशिएंट टाइम में, और उसके बाद एथेंस तक जाता था। एथेंस के बाद एक रास्ता जेनेवा और दूसरा रास्ता इटली के वेनिस तक जाता था। तो ये बहुत ही प्राचीन और महत्वपूर्ण सड़क है, मैं आपको बता देता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि मेरे इस लेक्चर से आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान लेंगे और हम इसी तरीके से आपसे जुड़े रहेंगे और आप हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।